जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रीब्यूट। आगे एक शब्द लगाएंगे हाउ टू कंट्रीब्यूट अबंडेंटली, और उसके आगे वाला शब्द मैं लगाना नहीं चाहता, वो है विथ बाउंड्रीज, क्योंकि बाउंड्रीज सेट करने का हक हमें नहीं है, हमें नहीं है। तो ज़रा बात करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं भगवत गीता का सहारा लेता हूँ इन बातों को एक्सप्लेन करने में। तो भगवत गीता में किसी को गिफ्ट चाहिए तो टाइप करे आए, क्योंकि ये सील पैक हाथ में आ गई मेरे, फटाक से पहले वाले को मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण। डन हो गया, डन हो गया। रुको रुको रुको, रूमा देवकर, आप मेरा एड्रेस, आपका एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगी। क्योंकि मेरे हाथ में ये आनी थी जो मैं रोज यूज करता हूँ, बट आज आ गई एकदम। कैन यू सी द पैक्ड वन? तो रूमा, दिस इज फॉर यू। ओके, बाकी लोग संपर्क में रहे, आपको भी मिल जाएगी। यस। तो भगवत गीता में एक उल्लेख है, एक उल्लेख है, उसकी थोड़ी सी बात करूंगा मैं। इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान अहम अव्ययम। जय श्री कृष्ण। तो कंट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो भगवत गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक और उसका पहला शब्द, पहला या तीसरा शब्द, जहां भगवान ने कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु के पूर्वज, मानवों के पूर्वज मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर यह आगे बढ़ता गया। तो कंट्रीब्यूशन की जो परंपरा है, हमारे विश्व की बात की जाए, हमारी इस विश्व प्रणाली की बात की जाए, तो कंट्रीब्यूशन की परंपरा सबसे ज्यादा देगा कौन? तो भगवान देगा। कुछ लोग मानते हैं, और जो नहीं मानते वो किसी और शक्ति को मानते हैं, बट कोई तो है जो सबसे ज्यादा दे सकता है। तो जय श्री कृष्ण, हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा देते हैं। उनके बाद उन्होंने ये दिया भगवान सूर्यदेव, भगवान विवस्वान को, उन्होंने दिया मनु को जो कि मानवों के पूर्वज है, और फिर उन्होंने दिया इक्ष्वाकु को, और ये फिर गुरु शिष्य परंपरा से ये कंट्रीब्यूशन जो है वो आगे गया। तो भगवत गीता का रेफरेंस हमें ये बताता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कोई है तो वह कौन है? स्वयं भगवान विवस्वान यानी सूर्यदेव है। ओके, अब यहाँ पे लिमिट की बात करते हैं। ओके, तो भगवान सूर्यदेव का लिमिट कैसे डिफाइन होगा, कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, उनका तेज ही उनका लिमिट डिफाइन करेगा, है या ना? अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, शायद मैं समझा पाऊं। मान लो यहाँ पे मैं बैठा हूं, क्या आपको मैं क्लियर दिख रहा हूं? ओके, तो बेटा मेरी थोड़ी मदद करें। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। एक को बंद करें, कुछ फर्क पड़ा? अब दूसरे को बंद करें, पहले को चालू। हाँ, अब कुछ फर्क पड़ा? अब दोनों को चालू करें। ओके, तो ये जो है, थैंक यू, ये जो तेज मेरे चेहरे पे आ रहा है, प्रकाश का तेज, अब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ना? और वही उसके लिमिटेशन भी सेट करता है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। ओके, तो कंट्रीब्यूशन करने के लिए, हाउ टू कंट्रीब्यूट, ये जो हमारा टॉपिक है, तो कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो हम है, ये जो हमारा तेज है, वही हमारी पात्रता तय करता है कंट्रीब्यूट करने की। अब सूर्यदेव कहां तक कंट्रीब्यूट करते हैं आपको पता है? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आता है? वीनस नहीं, वीनस पहले आता है ना? तो पृथ्वी के बाद वाला कौन सा? पृथ्वी के बाद वीनस है, पहले मंगल है ना? ओके,
तो अगर आपने देखा तो पहला मरकरी, दूसरा विनस, तीसरा अर्थ, बाद में मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून अगर है तो प्लूटो। तो मान लो अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर, और जुपिटर के बाद क्या कहते हैं, सैटर्न, यानी गुरु और शनि, ये आगे आते हैं। यस, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, एंड थैंक यू रोमा बेटा फॉर योर कंट्रीब्यूशन, है ना। तो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर वगैरह वगैरह। अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ये जो है, इन्हें कहते हैं, जिसे कहते हैं जुपिटर और सैटर्न जो है, ओके, ये गैस वाले हैं, है ना। कितने लोगों को पता है वहां पे गैस की प्रचुरता है, और उसके आगे जब हम जाएंगे तो वो फ्रीज्ड है। ओके, मतलब क्या है, कल ही हमने, परसों के दिन हमने विवेकवाणी की शुरुआत में सुना था कि डार्कनेस इज नथिंग बट द अब्सेंस ऑफ लाइट। तो आप जहां कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, जो लिमिट है आपका, मतलब वो उस लेवल के आगे की बात है जहां तक आपका कंट्रीब्यूशन पहुंच रहा है। जहां तक पहुंचा वहां आप कंट्रीब्यूटर हो, और उसके आगे नहीं पहुंच रहा है तो यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। तो ये लिमिट जो होती है, ये लिमिट हमारे तेज से अपने आप डिफाइन होती है, अपने आप डिफाइन होती है। तो अभी तेज को थोड़ा समझते हैं। देखो दोस्तों, भगवत गीता में कोई भी शब्द, कोई भी नाम, इवन अर्जुन के अलग अलग 25-26 नाम लिए गए हैं भगवान द्वारा, वो नाम का बहुत बड़ा रेफरेंस है कि वह नाम उस वक्त क्यों लिया गया, क्यों कभी उसे गुड़ाकेशन कहा गया, क्यों कभी उसे कौन्तेय कहा गया, क्यों कभी उसे भारत कहा गया। ये जो नाम है उनके, महाबाहु कहा गया, है ना। तो ये जो अलग अलग नाम लिए हैं अर्जुन के, है ना, साव्यसाची कहा गया, कभी कभी बहुत सारे नाम लिए गए उसमें, है ना। तो वो नाम का भी सिग्निफिकेंस है कि उस वक्त उसे वो क्यों कहा गया। अब ये सिग्निफिकेंस समझने के लिए इमेजिन करें कि एक बच्चा है, ओके, और वो एक लेडी को घर में मान लो मम्मा कहता है या आई कहता है, ओके, और वही लेडी उसकी टीचर है। तो क्लास में क्या वो उसको आई कहेगा, मम्मा कहेगा? वो क्या कहेगा क्लास में? मैम कहेगा या टीचर कहेगा, है या ना। अब ये नाम के प्रोनाउंसिएशन से रेफरेंस बदल जाता है कि वो उस वक्त कौन सी एक्टिविटी में है या ना। अगर वो सुबह सुबह कहता है गुड मॉर्निंग टीचर, तो समझ लेना बच्चा क्लास में है ना। एंड अगर वो ऐसा कहता है गुड मॉर्निंग, तो समझ लेना घर पे है। वो भी आपको पता है स्थल कौन सा है, बेडरूम से उठने का काम चल रहा है धीरे धीरे, है या ना। अब ऐसा वो क्लास में कह दे तो पता चला डंडे पड़ जाएंगे, है ना। तो हर नाम के प्लेसमेंट का बहुत बड़ा अर्थ है। कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं पार्थ 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 पार्थ, ना ना ना, है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा ये है। तो जब यहाँ तेज की बात आती है, जब यहाँ कंट्रीब्यूशन की बात आती है, तो कंट्रीब्यूशन हमारे विश्व का जो कंट्रीब्यूशन है, वो शुरुआत होता है सूर्यदेव विवस्वान से। अब आपको पता है उनकी कंट्रीब्यूशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, है ना। केवल कवि ही वहां पहुंच सकते हैं जहां रवि नहीं पहुंच सकता, ऐसा कहते हैं, है ना। तो कल्पना, कवि मतलब क्या? कवि मतलब कोई कवि नहीं इधर उधर से पकड़ के ला। कवियों में श्रेष्ठ उष्णा है ना, पता होगा आपको। तो शुक्राचार्य श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं, उसका भी उल्लेख है इसमें। और भगवान कहते वो भी मेरा ही रूप है। ओके, अध्याय 10 और 11 में भगवान की विभूतियों के बारे में बताया गया, तो वहां हमें ये पता चल जाता है। जय श्री कृष्ण। तो बात कंट्रीब्यूशन की हो रही थी, बहुत कंट्रीब्यूट करने की क्षमता की हो रही थी। तो केवल कल्पना, मन की कल्पना, भगवान विवस्वान की यानी सूर्यदेव की कंट्रीब्यूशन के एरिया के आगे जा सकती है, कल्पना। ओके, अब हम विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं देख सकते जिसका खुद का तेज ना हो।
क्या आपको ये पता है? अगर कोई लाइट हम देख पा रहे हैं, अगर हम कोई लाइट देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब उसका तेज हम तक आ रहा है ना? किसी भी चीज पे अगर प्रकाश है तभी हम उसे देख पाते हैं, प्रकाश नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इंसान मान लेता है कि वहां कोई डार्क होल होगा, हर चीज उधर जा रही, वापस कुछ नहीं आ रही, मतलब हो सकता है ना? जहां प्रकाश नहीं वहां डार्क होल, है ना? तो कृष्ण विवर कहते हैं, देखो कृष्ण विवर, अब ये कृष्ण नाम क्यों आया होगा वहां पे, सोचिए जरा। आप ध्यान से सुन लेना। भगवान कहते हैं मेरे परम धाम को जो एक बार जाता है वापस लौट कर नहीं आता। क्या आपने सुना? भगवत गीता में कई बार बात की है मैंने, है ना? तो कृष्ण विवर के बारे में भी ऐसा कहा जाता है डार्क होल में, कि वहां जब कोई जाता है, कोई भी चीज जाती है, वापस नहीं आते, लौट के नहीं आते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये तो हम लोगों को, साइंटिस्ट को लग रहा है कि वो डिस्कवर कर रहे हैं, वो डिस्कवर कर रहे हैं और लगने दो उन्हें, है ना? मुझे तो काफी हंसी आती है, काफी हंसी आती है कि आज हम एक दूसरे को, मान लो मैं कुरुक्षेत्र में यहाँ बैठा हूँ, ओके, और आपके घर पे बैठे हो हस्तिनापुर में, मान लो संजय बन के, या फिर आप सब कुरुक्षेत्र में हो और मैं संजय बैठ के यहाँ से आपको देख रहा हूँ, तो हमें लगता है यस 4G 5G टेक्नोलॉजी। और जब ये यही बात 10,000 साल पहले कही गई तो बोले अंधश्रद्धा, ऐसा हो सकता है क्या? बोले हस्तिनापुर में बैठ के वो देख रहा था। किसी और ने पहले कर लिया तो उसे क्या कहेंगे? अंधश्रद्धा। और अभी हम कर रहे हैं तो ओहा, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं तो कभी कभी मुझे दया आ जाती है साइंस पे, क्षमा चाहता हूँ शब्दों के लिए, कि इतना डेवलप हो गया है, खुद ही अनाउंस करते हैं, और अब तक बेसिक वेपन्स पे ही है, अब तक बेसिक वेपन्स पे ही है। अब युद्ध के वेपन देखिए, इनके बहुत बेसिक है। इनको बड़े बड़े विमान चलाने पड़ते बारिश लाने के लिए, वो तो एक बांध चला देते थे। अब ध्यान से सुनना, आर्टिफिशियल रेन पॉसिबल है आज। अगर आज पॉसिबल है तो उस वक्त की माननी पड़ेगी ना हमें। अगर मान लो कहीं पे बॉम्ब गिरा के अग्नि उत्पन्न की जा सकती है, तो उस वक्त भी तो करते थे लोग, है ना? अमेजिंग है दोस्तों। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के लिए तेज जरूरी है, तेज। और ऐसा माना जाता है कि ज्ञान और क्रोध, ये दो तेज जो है ना, वो बहुत, यानी सबसे तेजस्वी है। ज्ञान तो कोई शंका ही नहीं है, ओके। और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला क्रोध, उसका भी तेज बहुत ज्यादा है, ओके। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तेज, उसका भी उत्पन्न होने वाला क्रोध, उसका भी तेज बहुत ज्यादा है। और ज्ञान से उत्पन्न होने वाली नम्रता, विनयशीलता, उसका भी तेज बहुत बड़ा है। अब एक असुरी प्रवृत्ति को जन्म देता है, ओके, और वहां से तमोगुण उत्पन्न होते हैं, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है, मत्सर उत्पन्न होता है, और ज्ञान है, इससे देने की भावना, विनयशीलता उत्पन्न होती है। तो जहां तक कंट्रीब्यूशन की बात है, तो कृपया कोशिश करें, प्रयत्न करें, ऐसा कोई ज्ञान बढ़ाने की, आप में ऐसा कोई ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदल लाए, और जिसे आपको प्रूव ना करना पड़े। मैं आपको बताऊं, ज्ञान विनयशील और नम्र क्यों होता है, पता है आपको? गुरु जी की वाणी है, उम्मीद है मैं समझा पाऊंगा आपको। ज्ञान विनयशील और इतना नम्र इसलिए होता है कि उसे बोलना ही नहीं पड़ता कि मैं यहाँ हूं, उसका अस्तित्व दिख जाता है, तो उसे प्रूव नहीं करना पड़ता, तो वो नम्रता भरे ही बोलता है। जब मान लो सूर्य बोलता है, यार मैं क्या छोटा सा एक तारा हूं, मेरे से बड़े बड़े बहुत सारे, तो आप मन ही मन बोलोगे अप्रैल मई में मेरे को पूछो आप बड़े हो या छोटे हो, एसी लगा के पसीना आ जाता है ना? अभी तो वो शुरू होने वाला है कल से, उत्तरायण, है ना? उत्तरायण, द बेस्ट
time a person can have in his life is time of Uttarayan. You know, भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, मोक्ष की गति प्रगति उन्हें प्राप्त होती है जो उत्तरायण में चल बसते हैं। यानी उत्तरायण में काम जो होते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उत्तरायण तो कल मकर संक्रमण से उत्तरायण की शुरुआत हो, मकर संक्रमण से हम मकर व्रत को क्रॉस करेंगे, है ना। उत्तरायण कहाँ से कब से शुरू होता है? कल ही से, बराबर है? हाँ ना, कोई बताओ, ज्ञानी कोई है तो? यस। तो कल ही है मकर संक्रमण, मकर व्रत से फिर इधर घूमना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली शुभ समय होता है, शुभ समय होता है सीखने का, आगे बढ़ने का, है ना। तो यहाँ पे आई थिंक 8वें अध्याय में भगवान ने ये सब बताया है कि दक्षिणायन और उत्तरायण, अधोगति, अधोगति, ऊर्ध्वगति, ग्रोथ की बात हो। ओके, तो अमेजिंग है वो साइंस। तो हाँ, 22 दिसंबर से अब बात पता चली। 22 दिसंबर से सूरज झुकने लगता है उत्तर की तरफ, है ना। और 21 जून उधर होगा, 21-22 जून, तो 6 महीने के अंतराल पे बराबर उसका डायरेक्शन हो जाता है। आज के दिन वो वृत्त को क्रॉस करता है, कल के दिन, है ना, मकर वृत्त, और उधर कर्क वृत्त आता है। ओके, तो ये क्रॉसिंग शुरू हो जाती है उनकी। थैंक यू जय श्री कृष्ण। मेरे मन में शंका थी इसलिए मैंने पूछ लिया। और अगर आप में से कोई ट्रेनर है, कोच है, तो शंका हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि कभी भी ऑडियंस का क्यूमुलेटिव टैलेंट और नॉलेज ट्रेनर के नॉलेज से हमेशा ज्यादा होता, हमेशा ज्यादा होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, मैं पेरेंटिंग सिखाता हूँ, बट देर इज नो वे, अगर मेरे पेरेंटिंग के क्लास में 200-250 लोग हैं, उन सब का अगर मान लो 1 साल का एक्सपीरियंस भी है पेरेंटिंग का, एज ए पेरेंट 1 साल का मान लो, तो 250 लोगों का टोटल एक्सपीरियंस हो गया 250 साल का। मेरी उम्र से 5-6 गुना ज्यादा। अब अगर कोई 15 साल से पेरेंटिंग करने वाले पेरेंट है, तो सोचो कुछ हजार सालों का एक्सपीरियंस होगा उन सबका, है ना। तो कई बार ये कुनार नील की वाणी है, हमारे वन ऑफ आवर कोचेस, उन्होंने हमें बताया था, एज ए ट्रेनर जब कंट्रीब्यूट करो तो हमेशा याद रखो, तुम्हारा नॉलेज ग्रुप के टोटल नॉलेज से ऊपर कभी जा ही नहीं सकता, कभी जा नहीं सकता। आप भले ही 30 मार्क का हो, आइंस्टाइन बन जाओ, अल्फ्रेड नोबेल बन जाओ, क्या कहते हैं, न्यूटन बन जाओ, कोई कुछ कुछ भी बनो, कोई भी बनो, ग्रुप का नॉलेज हमेशा ज्यादा होता है। तो जब वेन इन डाउट आस्क, कुछ गलत बोलने से बेहतर है बता दो। क्योंकि मेरे मन में शंका थी कि यहाँ कुछ संक्रमण, एक विषुववृत्त का संक्रमण भी होता है ना, और मकर वृत्त का संक्रमण भी होता है। विषुववृत्त से भी, यानी वो सब डेट्स लिखी है इसमें। तो बात आती है कंट्रीब्यूशन की, तेज, तेज की। और इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पात्रता से प्रगति पे हमारा एक यूट्यूब पे वीडियो है, उसे प्लीज देखें, क्योंकि उस पर मैं ज्यादा बात आज नहीं करूंगा। बट तेज अगर बढ़ाना है, कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, तो तेज बढ़ाना पड़ेगा। और तेज बढ़ाना मतलब क्या? तेज बढ़ाना मतलब आज के इसमें तो दोस्तों विदाउट नॉलेज कुछ नहीं। दो चीजें, एक पहली चीज है नॉलेज, और दूसरी चीज है उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने की पात्रता। पात्रता एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एज अ कंट्रीब्यूटर अगर मैं मेरी खुद की बात करूं या क्षितिजा की बात करूं, 5 क्लब की बात करूं, तो हमारा तेज जो है, शब्द यूज करेंगे तेज, उसको लिमिट 100, 102 या 103 तक एक बार गए थे हम, दैट्स इट। फिर 90-92 तक कुछ दिन आए, और फिर ये 45 के आसपास बढ़िया से सेटल हो गया। हाँ या ना? तो आई टेल यू, ये लिमिट अपने आप डिफाइन हो जाती है, अपने आप। तो यहाँ पे ये लिमिट डिफाइन करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। मेनी टाइम्स हम अपने आप को अंडर या ओवर इवेल्युएट करते हैं। अब आपको क्या लगता है, इंसान अपने आप को अंडर इवेल्युएट ज्यादा करेगा या ओवर? यू या ओ टाइप कर, मुझे बताइए जरा।
अब मैं बताता हूँ, इंसान के पास से रिसोर्सेज ज्यादा है, मन में विश्वास ज्यादा है, तब वो कैसे इवेल्युएट करेगा खुद को? हाथ दिखा है, ऐसे या ऐसे? ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। अब मान लो इंसान एक हाथ दो बार हार चुका है, मन में शंका के बादल आए हैं, तब कैसे इवेल्युएट करेगा वो खुद को? अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, जय श्री कृष्ण। जब आपको लगे आप यू आर नॉट इनफ, सोच लेना शंका के बादलों से तेज कम हो रहा है। और जब आपको लगे कि यस, ये तो चुटकियों में हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, तब समझ लेना रिसोर्सेज ज्यादा है, तो मन में उत्साह के बादल फूट रहे। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, दे डू नॉट evaluate themselves appropriately. Most of the people, they fail to. अब मैं आपको बताता हूँ, प्लीज 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 मार्क माय वर्ड, स्पेशली बच्चा लोग हमेशा ये करना, हर हाल में इंसान अपने आप को अंडर इवेल्युएट ही करता है, हर हाल में। आई रिपीट, हर हाल में। आई रिपीट, हर हाल में इंसान अपने आप को अंडर इवेल्युएट करता है। बात चल रही है दोस्तों, बात चल रही है जिजाऊ माँ की, कल कल हमने बात की ना। अगर वो इतनी बेहतरीन माँ बन सकती है कि करीब 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 कितने, अगर मान लो 800 से 1600, तो 800 साल की गुलामी जो हिंदुस्तान ने देखी, जो आखिरी फॉल ऑफ हिंदू राजा था वो कृष्ण देव राय का था 1275 के आसपास। दैट वाज द टाइम व्हेन ज्ञानेश्वर माउली ने भी ये लिखी, धर्म का पतन ना हो इसलिए ज्ञानेश्वरी लिखी, है ना, ताकि हमारे पूरे जो ज्ञान है वो बचा रहे। उनको पता था कि ये जो आक्रमण हुआ है मुस्लिम लोगों का, मुगलों का आक्रमण जो हुआ है, तो वो कोशिश करेंगे हमारी संस्कृति को नष्ट करने की, संस्कृति को नष्ट करने की, है ना। तो उन्होंने वहां पे ये किया। तो करीब करीब 800 साल, ओके, यानी सन 800 से लेके 1200 तक मुगलों का डोमिनेंस बढ़ता गया, एक के बाद एक के बाद एक। तो देयर वेर सो मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जहां पे मुगलों का राज था, मुगलों का राज था। तो महाराष्ट्र में 800 के आसपास मुगलों का राज आना शुरू हो गया। और कर्नाटका की बात करें तो वहां 1200 के आसपास, तो वहां 400 साल की गुलामी थी। बट इन एनी केस, जब हम सन 1600 की शुरुआत की बात करते हैं या 1500 के एंड की बात करते हैं, जब माता जिजाऊ का जन्म हुआ, ओके, तो ऑलमोस्ट उन्होंने 800 साल की गुलामी देखी थी। फिर उन्होंने सोचा कैसे कि हमें आजादी चाहिए, सोचा कैसे? अब मैं आई टेल यू, कल भी मैंने बात की थी, मनुष्यात् नाम सहस्रेषु कश्चित् एति सिद्धये एताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वता। तो भगवान क्या कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई विरला, कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और वो प्रयत्न करने वालों से में से भी कोई विरला ही भगवान को तत्वता जान सकता है। तो भगवान क्या है दोस्तों? भगवान चेतना है, भगवान ऊर्जा है। तो हमारे अंदर की क्षमता को भी बहुत कम लोग इजीली जान पाते हैं, नहीं नहीं इवेलुएट कर पाते हमारे अंदर की क्षमता को। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो जब भी आपको लगे, ध्यान से सुन लेना, आपका प्लान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो समझ लेना आप सीरियस डाउट में हो, सीरियस नेगेटिविटी में हो। और जब आपको लगे कि आपने ऊपर की बाउंड्री सेट कर ली, तब सामने एक ब्रैकेट में वर्ड डाल देना, ब्रैकेट में टेम्पररी। व्हाट्स द वर्ड? टेम्पररी। अगर मान लो किसी जमाने में मेरा सपना था, हमारा सपना था, टीम सोहम का सपना था कि 5 लाख लोगों तक पहुंचे, 5 लाख लोगों तक भाषण पहुंचा है, अपना सपना था। अब 30 लाख का सपना देख रहे। अब क्या ये सपना बड़ा ड्रीम हो गया? आज के लिए हाँ, आज के लिए हाँ, बट देयर वुड बी अ डे जब यार लाखों लोग रोज देख सकते हैं, है ना? व्हाई नॉट? लाखों लोग रोज देखेंगे, फिर हम कोई बड़ी बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि हम हमेशा हर हाल में अपने आप को अंडर इवेल्युएट करते हैं।
अब इसका रीजन बताऊं मैं आपको। ओके, तो इसका रीजन ये है कि हम मनुष्य को, यानी हम मनुष्य जो है, हम अपनी एबिलिटीज को बाकी मनुष्यों को देखकर, बाकी मनुष्यों को देखकर डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन आवर एबिलिटी बाय ऑब्जर्विंग द पीपल अराउंड अस। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना प्लीज। ओके, तो हमारे आजू बाजू में कौन लोग हैं जो एक ऐसे लाइफ जी रहे एकदम चौखट में। तो हमें ये बोला गया, यानी जिसे कहते हैं ना कि जब कार्ल लेविस भागे थे तो उनको, उनसे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इंसान इतना फास्ट भाग सकता है, 20-22 फीट से ज्यादा लंबा कूद सकता है, किसी ने सोचा नहीं था एक जमाने में। फिर किसी ने 20 फीट से ज्यादा लंबी छलांग मार दी, फिर लोगों को लगा ये हो सकता है। अरे अब तक की बात है, आज से हार्डली कितना 10-12 साल पहले इंसान सोचता था कि क्रिकेट में डबल सेंचुरी नहीं बन सकती, उसके बाद तो 5 बन गई। फिर उनको लगा कि यार पुरुष है तो लंबे लंबे सिक्स मार सकते हैं, महिलाओं को नहीं होगा। तो सबसे बड़ा स्कोर जो वनडे में बना है एक लेडी का है। रोहित शर्मा से बड़ा स्कोर बना दिया ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन ने वनडे में, है ना। बोले तू कितने सिक्स मारेगा, तेरे से ज्यादा तो मैं ही मारती हूँ बॉल को, बोले लंबा लंबा। हर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब उससे 8 साल पहले बात ये थी कि लेडीज क्रिकेट में अगर सिक्स बैठता तो न्यूज बन जाती। आसान नहीं ना, फिजिकल लिमिटेशन आते हैं, बट उन्होंने सीख ली है टेक्निक। अब ओवर में 3-3 4-4 सिक्स मार देती है। तो ये जो है ना, ये लिमिट्स जो है, सोसाइटी के डिफाइंड जो लिमिट है वो हमारे जीवन में लिमिट ना बने। अगर कंट्रीब्यूशन करना है बड़े लेवल पे करना है, नहीं तो ये लिमिटेशंस आ जाएंगे, चौकट आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कल हमने एक लिमिट को चैलेंज किया, कल हमने एक लिमिट को चैलेंज किया, कल अथर्व का बुक का पब्लिकेशन हो गया। तो ऐसे लिखने की उम्र में बुक लिख डाला। नाउ आई टेल यू, कल मैं रिव्यूज देख रहा था सबके, मोस्ट ऑफ द पीपल से कि यार उस वक्त हम नहीं कर पा रहे थे। अब चलो एग्जांपल के तौर पे, मैं बाकी सब लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं, बट बिकॉज आई नो, मैं फिर से एक बार हाईलाइट करूंगा सारिका मैम को। अब सारिका मैम तो सीओईपी की स्टूडेंट है, मेरिट लिस्ट में आके सीओईपी में एडमिशन मिल गया, और वो भी कहती है कि उस उम्र में मैं इससे से ज्यादा कुछ सोचती नहीं थी। लिमिट आया ना, बराबर है। अभी इनके दिमाग में एक अलग सोच डाली है, अलग सोच डाली है। एंड दैट इज वेयर हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को हर हाल में अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। इंसान कितना ग्रो कर सकता है एक जीवन काल में, जरा एग्जांपल सुनाना चाहूंगा। ओके, इंसान, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो एक सरदार के घर में जन्म लिया उन्होंने, जो कि किसी की क्या कहते, नौकरी कर रहे थे, शिवाजी महाराज, शाहजी महाराज, बराबर है। तो उन्होंने स्वराज्य का निर्माण किया, उसको ग्रो किया। फिर किले पुरंदर की लड़ाई हो गई, तह हो गया, एंड ही लॉस्ट 90% ऑफ हिज किंगडम। ही केम बैक एंड ही मेड इट 3 times लार्जर इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। इमेजिन इंसान कितना ग्रो कर सकता है, कितना ग्रो कर सकता है। ओके, और एक एग्जांपल देना चाहूंगा हुमायूं का। हुमायूं, अ, बाबर के पिताजी थे शायद वो, बाबर हुमायूं नहीं, बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। तो हुमायूं जब छोटा था वो सब हार गया, एंड ही स्पेंड 2.5 years इन जंगल। अब सोचो क्या बन गया वो, छुपता घूम रहा था इधर उधर जंगल में। एंड वहां से फिर से 2.5 साल बाद उसने कहीं से रिसोर्सेज जमा कर लिए, और फिर से वो इंडिया का चक्रवर्ती बन गया। कितना कर सकता है इंसान। Imagine a person who had lost everything became the king of India in just 2.5 years। और बात करते हैं इंसान कहाँ से कहाँ जा सकता है, सही ट्रैक पे हो तो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त की बात करते हैं।
भेड़े चरा रहा था, 5-7 दोस्तों को इम्प्रेस कर रहा था स्टोरियां सुना के, जैसे हम और आप सुनाते 5-7 बच्चों को। एंड सडनली चाणक्य, जो स्वयं एक दरिद्री था, है ना, राजा पे गुस्सा करके निकल गया था और सब त्याग दिया था, वो उसको मिल गए। आगे का आपको पता है दोस्तों। देयर इज अ रीजन कि हम चंद्रगुप्त का नाम आज भी ले रहे हैं। देयर इज अ रीजन, है ना। तो ये तो बात है इस क्या कहते हैं, एक मिनट, लेट मी चेक। तो ये आज से 2300 साल पुरानी बात है दोस्तों, चंद्रगुप्त की 2300-2400 साल पुरानी बात, फिर भी आज हम नाम लेते हैं उनका। तो इंसान कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है जीवन में, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। इंसान कितना ग्रो हो सकता है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यानी आई टेल यू, गिरीश कर्नाड जी को मेरा धन्यवाद। मैंने उनके ऑडियो को बहुत बार सुना। वो लिटरली वो पिक्चर आपकी आंखों के सामने खड़ा कर देते हैं कि ट्रेन का स्टॉप नहीं था एपीजे अब्दुल कलाम जी के गांव में, तो चलती ट्रेन से पेपर नीचे फेंके जाते थे और ये लोग उसके ट्रेन के पीछे लग के अपने अपने पेपर के गट्ठे उठा के फिर साइकिल पे डाल के गांव में लाके उसको बांटते थे। इमेजिन, एक बच्चा जो पेपर बांट के पढ़ रहा है वो भारत रत्न बन सकता है दोस्तों। नाउ आई विल टेल यू, 99 पॉइंट ट्रिपल या फिर 5 टाइम्स 9 पर लगा दो आगे, % लोग सोचेंगे भी नहीं। इस परिस्थिति में वो सोचेंगे क्या मैं ग्रेजुएट बन पाऊंगा, चलो किसी होटल में ग्लास साफ करने की नौकरी पकड़ लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। पॉलिटिकली ना ले, बट फिलहाल एक दूसरी लीडरशिप है हमारे नरेंद्र जी मोदी साहब का एग्जांपल लीजिए। ओके, अराउंड 6 years back he was nominated as the most influential leader, सर्वेंट लीडर, ना ब्रैकेट में शब्द याद रखे, सर्वेंट लीडर, सेवा करने वाला नेता। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे इन्फ्लुएंस वाला दुनिया का सर्वेंट लीडर उनको नॉमिनेट किया गया। अब देखिए दोस्तों, कहां से आए हो, क्या बैकग्राउंड है उनका। अब मान लो क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी की बात करते हैं, राजीव गांधी जी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं, अच्छे लीडर है वो भी, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। इंदिरा जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बट उनको पहले से राजा के घर में जन्मी, और उसके लिए तो राजा बनना उतना बड़ा ये नहीं था। बट सोचो, एक आम आदमी, मनोहर पर्रिकर जी की बात करते हैं, सिंपल सा एक छोटे से घर का बच्चा, आईआईटी क्या करता है, चीफ मिनिस्टर क्या बनता है, सेंट्रल मिनिस्टर क्या बनता है, और फिर भी स्कूटी पे घूमता है। इनफैक्ट मैंने उनको एक बार देखा था, आई वॉज अ सेल्स मैनेजर, तो मैं वो पंजी का ब्रिज क्रॉस कर रहा था। ओके, तो मुझे आज भी याद है, सचिन मयेकर नाम का मेरा कलीग था, और उसके पास वो करिश्मा थी, येलो करिश्मा, एंड बड़ा स्टाइलिश बंदा घूमता था। ओके, ऑफ डेज को वो पर्यटकों को भी घुमाता था अपनी बाइक पे। ओके, तो उसने मुझे बोला, राजेश तुला माहिती आहे का, मैंने, वो थोड़ा अलग टोन होता है उनका, तुला माहिती है का, तो कौन है, मैंने बोला कौन है, सामने उसने मेरे को एक स्कूटी पे एक आदमी दिखा दिया, मैंने पर्रिकर, मैं बोला कौन पर्रिकर, बोले चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। मैं बोला ये चीफ मिनिस्टर है, ऐसे जा रहा है। मैं बोला सिक्योरिटी वगैरह कहाँ है, हाँ अंडर एस्टिमेट ना करना, बोले वो जैसे जाता है वैसे सिक्योरिटी वाले भी जनरल ड्रेस में चलते रहते हैं, इधर उधर ज्यादा देखेगा तो तेरे को साइड में लेके इंक्वायरी करेंगे, क्यों बार बार देख रहा है, तू सीधा चल। मैं बोला तू चला रहा है, तू चल सीधा, पंगा नहीं चाहिए, है ना, सो सिंपल, शर्ट इन भी नहीं करेंगे, है ना। बट कंट्रीब्यूशन देखो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उनकी। अब देखो, बात कंट्रीब्यूशन की चल रही है, तो मैं आपको ये इतना क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, सोचना पड़ेगा ना दोस्तों। स्वामी विवेकानंदा जो बात चल रही है, शायद मैं संडे को आपके साथ शेयर करूंगा। उनके जीवन में तो 3 बार ऐसा लगा कि वो भूख से मर जाएंगे दोस्तों।
ही वुड स्टार्व टू डेथ। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है उनके जीवन में जहां उनको खाना नहीं मिला, वो भिक्षा मांग के खाते थे, ही वॉज अ भिक्षुक, भिक्षा मांग के खाते थे, तो उनको खाना नहीं मिला तो चक्कर आके गिर गए बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। नाउ कल्पना करें दोस्तों, एक आदमी, एक व्यक्ति जिसको पेट भरने के, जैसे कहते थे, चैलेंजेस आ रहे थे, वो किस तरीके से युवाओं के प्रणेता बन जाते हैं, इंस्पिरेशन बन जाते हैं, किस तरीके से। आज अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट, जिसे कहते हैं, 125 साल बाद भी हमें इंस्पायर कर देते हैं। एंड मैं आपको सिंपल बात बताऊं दोस्तों, सही सही सेंस में लेना है इसे। स्वामी जी 3 महीने नौकरी का एप्लीकेशन लेके घूम रहे थे और ही गॉट रिजेक्टेड इन ऑल द इंटरव्यूज। जय श्री कृष्ण। अब सोचो, एक साइड में तो हम बात कर रहे कि नरेंद्र में वो क्षमता थी 1 घंटे में 700 पन्नों की किताब को ऐसे याद करे, और ये उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि ही वाज स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग, नौकरी मिल नहीं रही थी, वो ऊपर देख रहे थे और बोल रहे थे, क्या तू सच में है, क्या तू सच में है। रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए और शंका उपस्थित की। अब रामकृष्ण परमहंस जी बहुत ज्ञानी और दिव्य आत्मा थे, तो उन्होंने इसको समाधि का अनुभव करवाया, नरेंद्र जी को समाधि का अनुभव करवाया, और आधे में छोड़ भी दिया। वहां डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने उसको आगे वाली स्टेज पे नहीं लेके गए। एंड देन ही सेड, वो है, वो है। फिर उन्होंने कहा कि यू नीड टू रेज योर स्टैंडर्ड। तेरे मन में विचार है मेरे भाइयों का पेट कैसे पलेगा, मेरी माता का कैसे चलेगा, तो उसी के लायक बनेगा तू। बड़ा सोच। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन चेंज ऑफ थॉट्स। विचारों में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन। जब तक वो सोच रहे थे, पहले पार्ट में वो सोच रहे थे, उनके 9 भाई बहन थे। अब जो ये नए यंग लोग हैं, उनको 1 या 2 देखने की आदत है घर में। एक जमाना था डजन भर तो ऐसे मजाक में है ना हो जाते थे सिबलिंग्स, बराबर है। मुझे आज भी याद है, मेरी नानी, मैं उसे बोलता था कितनी है, तो बोलती थी शायद हम 11 या 12 थे टोटल। शी यूज्ड टू टेल मी कि शायद हम 11 या 12 टोटल थे, तो 3 बच गए, तो बीच में मेरे को याद नहीं कि 2 थे या नहीं थे। मैं बहुत छोटी थी बोले उस वक्त। इमेजिन, दैट इज हाउ वो था। तो स्वामी जी के 9 भाई बहन थे और माता थी, उनको घर चलाने में ही चले जाते थे पहले। फिर सेकंड स्टेज पे जब गुरुजी चल बसे, रामकृष्ण परमहंस जी, तो उनके 3 शिष्य थे और स्वामी जी थे, 4 टोटल। ब्राह्मो समाज जो उन्होंने स्थापन किया था रामकृष्ण परमहंस जी ने, और फिर इन्होंने रामकृष्ण मठ स्थापन किया स्वामी जी ने। तो 3 + ये 4, अब इनमें तब तक ये 23 साल के बन चुके थे स्वामी जी, तो ही वॉज द सीनियर मोस्ट, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वो तीनों को रखे। आज भी मुझे याद है, अगर आप उनकी जीवनी में पढ़ो, तो उन्होंने रेंट पे एक ऐसा घर लिया जहां कोई रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें से हर रोज इधर उधर से कोबरा सांप निकलते थे, एंड इनके पास और बाकी पैसे ही नहीं था अफोर्ड करने के लिए, तो वहां रहने लगे वो। अब ध्यान से सुनिए, रामकृष्ण परमहंस जी ने जो सबसे बड़ा संदेश नरेंद्र को दिया, स्वामी विवेकानंद जी को दिया, वो यह था कि जिस लेवल की सोचोगे उस लेवल के बन जाओगे। तो अगर तुम्हारे मन में चिंता है मेरे 9 भाइयों का पेट पानी कैसे चलेगा, उतना ही राशन कमाने के लायक बनोगे। एंड आई विल टेल यू, कई सारे लोगों को यह नहीं पता कि स्वामी जी के 9 सितंबर 1894 के भाषण के बाद, 9 सितंबर डेट थी वो। ओके, 9/11 में 2 बड़ी घटनाएं हुई, एक तो अमेरिका का ट्विन टावर ध्वस्त हो गया, और ये भी 9/11 था, 9 सितंबर, जहां पे लोगों ने रियलाइज किया हिंदू धर्म, सनातन धर्म का महत्व
ये अप्रोच, और उसके बाद जगत के लोग इंडिया में आने लगे भारत की संस्कृति को सीखने के लिए। तो हिंदुइज्म का भी, या फिर ये इंडियन कल्चर बात करेंगे अगर धर्म में मर्यादित नहीं करना है तो इंडियन कल्चर की बात अगर करें, वैसे ये बात क्लियरली बता दूं, स्वामी जी कट्टर हिंदूवादी थे। ओके, ही यूज्ड टू बिलीव इन हिंदू फिलोसॉफीज। ओके, अब हिंदू धर्म की भी कुछ सब ब्रांचेस है, ज्यादा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो हम भारत की बात करते हैं, तो स्वामी जी के भाषण के बाद लोग आने लगे। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब स्वामी जी का नजरिया बदला, स्वामी जी का नजरिया बदला, ही बिकेम कंट्रीब्यूटर एट ग्लोबल लेवल। आई होप मैं अपनी बात को समझा पा रहा। कंट्रीब्यूटर एट ग्लोबल लेवल। तो मैं अभी अंत में, आज के सेशन के एंड की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सोच क्या है और आपके लिमिट क्या है। अब लिमिट की बात करेंगे। अगर मान लो, पहले मैं बड़ों की बात करता हूँ। गृहिणियां काफी सारी दिख रही है स्क्रीन पे, है ना। अब ब्रैकेट में बोल दो हाईली क्वालिफाइड गृहिणियां। क्षमा चाहता हूँ, बड़ा छोटा समझ के माफ करना है, बट मैं सीधी सी बात करूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा, मन की बात। मुझे भी एक रेडियो चैनल दे दो है ना। तो सबसे पहली बात, अगर आपके मन में ये है कि घर ठीक से कैसे चलेगा, पति का डिब्बा कैसे जाएगा कैसे आएगा, बच्चा ठीक कैसे रहेगा, बच्चे की वजह से मुझे गाली कैसे नहीं पड़ेगी आदि बातों को तो वही टेंशन है। इसका क्या हुआ, तू क्या कर रही है, तूने ध्यान क्यों नहीं दिया, कितने लोग हैं, टाइप करे जरा बाय समझे, मेरे को 5-7 तो मिल जाने चाहिए यहाँ पे अगर है तो। अगर आपकी सोच ये है कि मेरा घर ठीक से कैसे चले, तो आपके कंट्रीब्यूशन को लिमिट, अरे माता की तरफ से खुद टाइप कर दिया क्या तुमने? हाँ, क्योंकि हाथ तो आगे किसका बड़ा मैंने देखा। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो लिमिट होते हैं ना कंट्रीब्यूशन के, ये हमारे मन में सेट होते हैं, मन में सेट होते हैं। तो देखो, दुनिया की मेजोरिटी ऑफ द महिलाएं बहुत अच्छे से घर संभाल रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा ये मेरा लिमिट है, उन्होंने सोचा ये मेरा लिमिट है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ना, दे एक्सेल सो वेल इन देयर एकेडमिक्स, क्योंकि उनको लगता है कि ये करना है, ये मेरा लिमिट है। एंड इवन कल भी मैं बात कर रहा था कि छोटे बच्चे, स्पेशली 8 साल 9 साल की उम्र से पहले, और अगर लेट हो गए हो तो 16 से पहले, और अगर लेट हो गए हो तो 22 से पहले, और अगर लेट हो गए तो आज के दिन, चाहे जो उम्र हो, बड़े सपने देखना सीखना चाहिए दोस्तों। बड़े सपने, कंट्रीब्यूशन को लार्जर लेवल का कंट्रीब्यूशन की सोचना चाहिए, लार्जर लेवल की कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जब आप कोई गोल तय करते हो ना दोस्तों, जब आप कोई गोल तय करते हो, तो देन आप हर जगह पे रिसोर्सेज देखते हो, रिसोर्सेज देखते हो जो उस गोल के लिए अप्रोप्रिएट हो। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मान लो आपको कोई बारबी डॉल लेनी है, या साइकिल लेनी है, या घर लेना है, या कार लेनी है, या साड़ी लेनी है, या फिर कोई टाई लेनी है, या बाइक लेनी है, जो भी आपके एज के अप्रोप्रिएट। जब आपके मन में वो सवाल विचार आता है, आप मार्केट में देखते हो हर जगह वही नजर आ जाता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी इनोवा लेके चलता हूँ तो मुझे हर जगह इनोवा नजर आती है, कभी मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी लेके चलता हूँ, मुझे हर जगह वही दिखती है, कभी फोक्सवैगन की पोलो लेके चलता हूँ तो मुझे हर जगह पोलो नजर आती है। हमारा माइंड ना उन्हीं चीजों को ढूंढता है जो हमारे अंदर है। हाँ या ना, हाथ दिखा है। अब इसमें क्या होता है, कई बार हमें किसी पर्टिकुलर कलर का ड्रेस लेना पड़ता है, लेना होता है, तो हर जगह वही कलर नजर आ जाता है। एक बार तो मुझे आईटीजी में हर जगह रेड दिख रहा था, रेड, वेंसडे में रेड, यानी हर जगह रेड ही रेड दिख रहा था। ओके, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, एंड दैट इज वेयर मैं आप सबसे विनती करूंगा कि कंटिन्यूअसली, अब इसका मैं प्रोसेस भी बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, प्रोसेस बताना चाहूंगा। हर महीना में एक डेट फिक्स करें, हर महीना में एक डेट फिक्स करें,
वो डेट हो आपके बर्थडे वाली डेट, और अगर आपके 31 की डेट है, 31 तारीख की डेट है, तो उसको 30 और 31 ऐसा ऑप्शन डालें, क्योंकि 31 हर महीना नहीं आती है ना, 31 हर महीना नहीं आती। 30 days has September, April, June and November. All the other days of the month has year has 31 days, except February is all alone. It has 28 days. And on each leap year it has 29 days. ऐसी एक कविता पढ़ी थी मैंने बचपन में। तो हर महीने यानी ये हम करते हैं। कल भी हमारी मीटिंग हुई, कल हम सोच रहे थे कि किस तरीके से लाडली को हर स्कूल में लेके जाया जाए। क्या मैं ऑफर दे सकता हूँ आपको? लाडली जो टीनेज गर्ल्स को हम गाइड कर रहे हैं ना, ओके, हम चाहते हैं कि हर लड़की को ये गाइडेंस मिले डॉक्टर साहब का, और हर लड़की को ये गाइडेंस फ्री मिले। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव जरूरी है? टाइप करे जे फॉर जरूरी। तो आप चाहे स्त्री हो, आप चाहे पुरुष हो, लड़का है लड़की है, जो भी आप हो, फर्क नहीं पड़ता इसका। मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी टीचर से बात करें कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम है जहाँ पे टीनेज गर्ल को 5 घंटे का गाइडेंस दिया जाएगा, अलग अलग 5 सेशन होंगे, और उसमें एक छठा सेशन भी ऐड कर दो लड़कियों के। इसमें छठा सेशन इसका क्या नाम है इस लड़के का? अथर्व का। ओके, तो ये मार खाना सिखाता है लड़कों को। और क्षितिजा कहाँ है? क्षितिजा प्रकट हो। ओके, और इसका एक एक्स्ट्रा सेशन क्षितिजा का। ये दोनों ब्लैक बेल्ट है कराटे में, तो ये सेल्फ डिफेंस भी सिखा लेंगे, यानी हार्मोन्स मैनेजमेंट, बॉडी इमेज मैनेजमेंट, मंथली साइकिल्स मैनेजमेंट, फिर पीयर प्रेशर मैनेजमेंट, सेल्फ डिफेंस, ऐसे 5 सेशन हम लेंगे फ्री में। ओके, हर स्कूल में, चाहे जो स्कूल हो, ध्यान से सुन लेना, और 2-4 सेशन ऐड करने कर दो, मेरा क्या जा रहा है। ओके, हम तो बांटने बैठे। ओके, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ हो तो, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी टीचर से बात करें, अपनी टीचर से बात करें कि ऐसे ऐसे सेशन है, वो हमारे क्लास की लड़कियों के लिए और उनके दोस्तों के लिए फ्री होगा। अगर आप पेरेंट हो तो आप आपके बच्चे के टीचर से बात करें कि हमारे पास ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम है डॉक्टर धनश्री, डॉक्टर मोनिका का, जो हम फ्री में करना चाहते हैं। ओके, आप अगर दादा दादी वगैरह कुछ हो तो आप आपके नाती पोते के बच्चे के स्कूल में बात करें। आप हो सकते हो कि आप जिसे कहते हैं आपकी सोसाइटी में बात करें कि सोसाइटी की टीनेज गर्ल्स को गाइडेंस मिल सकता है क्या। कितने लोग चाहते हैं कि इस मिशन का पार्ट बने? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू। जो लोग, बाकी लोग डमी हाथ दिखा सकते हैं, यहाँ पे एक डमी हाथ है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना, एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे हो गया। मुझे उम्मीद है आप में से 10% लोग, यानी कुछ लोग तो कंट्रीब्यूट करेंगे इस प्रोजेक्ट में। अब कल ऑलमोस्ट 5 घंटा मैं, प्रवीण सर और रतीश सर बैठे कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर की मदद कर सकते हैं। और अभी हम ये जो प्रोग्राम है लाडली प्रोग्राम, हम स्वयं हमारे पैसे से जाके स्कूल्स में फ्री करेंगे, उन तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूट करना है, हमें कंट्रीब्यूट करना है। 1 मिनट का समय दीजिए। जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो ये हमने क्या किया, कल हम बैठे और हमने डिस्कस किया। अब हम हर हफ्ते करते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, महीना में एक दिन एक डेट फिक्स करें, वो आपके बर्थडे की डेट हो तो बहुत अच्छा, जैसे मेरा 16 तारीख है। ओके, उस दिन बैठे खुद के साथ एक आधा घंटा बिताए और देखे कि फिलहाल मेरे लिमिट्स क्या है, मेरे कंट्रीब्यूशन की बाउंड्रीज क्या है। देख सकते हैं, हम में से हर किसी को पता है ना, हर किसी को पता है। तो कोई ये सोचता है कि उसका कंट्रीब्यूशन का लिमिट क्या है कि मामा को आधा घंटा मदद कर दी, लिमिट है ना? होगा ऐसा कोई यहाँ पे? किसी का और कंट्रीब्यूशन का लिमिट होगा कि चलो दोस्त को नोट्स दे दिए, कंट्रीब्यूशन का लिमिट है ना?
मान लो अथर्व का ये है, अब ये बुक है, इसको हम अमेजोन पे लेके जाएंगे, ओके, तो हो सकता है वो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करे, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन पे चला गया ना। अब मान लो हमारी ये सेशन है, मैंने इस सेशन का भी एक बुक बनाया है। एज ऑफ यस्टरडे 91 सेशन हो गए मेरे। कितने? 91। तो इसका भी एक बुक बन रहा है बैकएंड में, मैं किसी को दे रहा हूं टाइपिंग के लिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो सोचे कि किस तरीके से आप नेक्स्ट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन में जा सकते हो, बाउंड्रीज को चैलेंज कर सकते हो। अब बाउंड्रीज को समझना कैसे है, इस पे थोड़ी बात करूं मैं, चलेगा? ओके, तो बाउंड्रीज को समझना क्या है पता है? हमेशा ये याद रखें, whenever you are trying to contribute, प्लीज इस बात को याद रखें कि इफ यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज, मतलब आप बाउंड्रीज से छेड़खानी कर रहे हो। सिंपल एग्जांपल के साथ रहे, यानी अगर मैं मेरी मर्यादा को लांघ जाऊंगा तो कोई मुझे चैलेंज करेगा, यहाँ पे कोई कमेंट डाल देगा, ओके, तो समझ लेना मैं मेरी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? निगेटिव एनर्जी अगर आपने अट्रैक्ट कर ली तो समझ लेना आप बाउंड्रीज को चैलेंज कर रहे हो और उसको क्रॉस कर रहे हो। अब उसको क्रॉस करना है, नहीं करना ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, करना है, बट थोड़ा सा पॉज लेना है, सोचना है, पात्रता बढ़ानी है और फिर क्रॉस करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सबको याद होगा तो शायद 3-4 महीना पहले मैंने बात की थी विवेक वाणी की, और उस वक्त मैंने ये पूरे वॉल्यूम्स डाउनलोड किए थे, है ना। आप में से कई लोगों के साथ मैंने स्वामी जी का शॉर्ट लाइफ स्टोरी भी शेयर किया था, याद है आपको? कितने लोगों को मिला? टाइप करे आए, टाइप करे आए। तो कुछ लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा 2300 पेजेस का जो जीवनी है, जो उनके खंड है, पिछले 3 या 4 महीने में मैं 3 बार पूरा पढ़ चुका। फिर मैंने खुद को लायक समझा कि मैं थोड़ा सा विवेक वाणी पे बात कर सकता हूँ। बुक खरीद लिए या लैपटॉप में डाउनलोड कर लिए तो हमारी पात्रता नहीं बनती, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, यस। एंड दैट इज हाउ। अगर कभी कभी हो जाता है कि कोई बोलता है यार तू कैसे बात करेगा, तुझे आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, जब भी नेगेटिव एनर्जी आए समझ लेना बाउंड्री से फ्लर्टिंग हो रही है। तो थोड़ा सा पॉज लेना है, पात्रता बढ़ानी है, फिर आगे बढ़ना है। क्लियर है? क्लियर है? अब ये हर चीज में कर सकते हैं, हर चीज में कर सकते हैं, जीवन के हर चीज में जहां भी आपको कंट्रीब्यूट करना है, हायर लेवल को कंट्रीब्यूट करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, पात्रता बढ़ाए और आगे बढ़े, पात्रता बढ़ाए और आगे बढ़े, कंट्रीब्यूट करें, है ना। अब आखिरी 2-3 मिनट मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, ये मेरी विनती है अपने आप से कि सच में कम से कम इतना तो लोड ले, इतना तो टारगेट रखे जो 10 लोग मिलके कर रहे हैं, जो 10 लोग मिलके कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन का इतना टारगेट तो ले जो कम से कम 10 लोग मिलके कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाओ तो शायद आप इतना कंट्रीब्यूशन का टारगेट रखो जो 100 लोग या 1000 लोग कर रहे हैं। फिर आप शायद इतना भी कर सकते हो कि जो शायद लाख लोग करें। बट एटलीस्ट फिलहाल जो भी आपका कंट्रीब्यूशन का लेवल है, कोशिश करे, व्हाट्स द वर्ड, कोशिश करे कि उसको 10 टाइम से बढ़ा दे। अब आप सोचोगे कैसे है, तो मैं आपको खाना खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि कोशिश करे कि रोज जितनी रोटियां खाते हो 10 टाइम ज्यादा खाए, ऐसा कोई चैलेंज नहीं कर रहा मैं आपको, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कंट्रीब्यूशन 10 गुना हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, लॉकडाउन से पहले हम वीक में 2 प्रोग्राम करते थे। आज दिन में मिनिमम 3 प्रोग्राम होते हैं, यानी 7 दिन में 2 और 7 दिन में 21। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मिनिमम 21, तो वी हैव गॉन 10 टाइम्स अहेड। एंड देयर आर सो मेनी वेज जहां पे आप पात्रता बढ़ा सकते हो और ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो, तो इसके बारे में सोचें। और मेरे स्टूडेंट से विनती है, यहाँ के हर किसी से विनती है कि कृपया ये जो दुनिया ने लिमिटेशन सेट कर रखे हैं ना,
दुनिया ने लिमिटेशन सेट कर रखे हैं, ओके, उसको स्वीकारे नहीं, उसको स्वीकारे नहीं, चैलेंज करे उस लिमिटेशन को, चैलेंज करे। देखो, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर कोई डिजर्व करता है टाइम एंड मनी फ्रीडम। व्हाट्स द वर्ड? टाइम एंड मनी फ्रीडम। ताकि हमारा जीवन सिर्फ इसलिए ना हो कि हमें पैसे कमाने हैं। मेजोरिटी ऑफ तो लोग दोस्तों उसी में जा रहे हैं, पैसे कमाने में ही परेशान है। जिएंगे कब यार? कब जिएंगे, कब कंट्रीब्यूट करेंगे? तो ये सोचे कि अभी से आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अभी से आप कैसे लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अभी से आप कैसे लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आज से प्लानिंग करें, आज से उसके बारे में सोचें, चैलेंज करें खुद के लिमिटेशन को, चैलेंज करें खुद के लिमिटेशन को। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो क्षितिजा बैठी है मेरे सामने, शी वॉन्ट्स टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। अब टिपिकल साइकोलॉजिस्ट ना बने, बोले दिन में 3-4 लोग आ गए, उनसे 300 रुपए ले लिया, अरे छोड़ो, कुछ बड़ी बात करते, साइकोलॉजी के आयामों को बदल देते हैं। अब बोलो, कितनी बार मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट बोला है कि मेरी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और जो मैं व्यूज बताता हूँ कुछ अलग है, बोला है मैंने। मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, मुझे किसी का विरोधी नहीं बनना, प्रतिरोधी बिल्कुल नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। बट यार मेरे को पता है, मुझे पता है, जैसे आपने बोला अंडर सोचने वाले कुछ लोग हैं, कम सोचते हैं अपने को पात्रता से। किसी ने कहा ओवर एस्टिमेट करते हैं, किसी ने अंडर एस्टिमेट कहा। थोड़ी सिचुएशन बदलती है, आंसर बदल गया, है ना? तो हर चीज में मैं तो ये देखो, मेरे कई सारे पॉइंट्स है और ये गुरुजी की कृपा रही है मुझ पे, जो कि योगदान है आज के कंसल्टेंट को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लोग सोचते हैं सिलेबस सीखेंगे, क्या सोचते हैं? सिलेबस सीखेंगे और उस सिलेबस का यूज करेंगे। मैं सोचता हूँ सिलेबस बनाएंगे। यानी नम्रता पूर्वक बताना चाहूंगा दोस्तों, जो पॉजिटिव पेरेंटिंग में हम लेते हैं ना, ओके, मैंने कई सारे प्रोग्राम लिए हैं, मैंने इंडिया के 9 टॉप पेरेंटिंग कोचेस से कोचिंग ली है। और हम जो अभी पॉइंट्स एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, कोई बात ही नहीं करता इस बात की। सभी बच्चों को एक ढांचे में ढाल दिया और उसको पेरेंटिंग बोली ना। देखो, वी आर द फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग हो जाए। 2 बच्चे हैं, दोनों का पेरेंटिंग का अप्रोच अलग होना चाहिए इवेल्युएशन के साथ। इंटेलिजेंस बेस्ड पेरेंटिंग बचपन से होनी चाहिए, बचपन से, बचपन से। 1 मिनट का समय दीजिएगा, अगर मुझे वो लाइन मिली तो मैं पढ़ूंगा, नहीं मिली तो छोड़ दूंगा। एक मिनट का समय दीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे वो मिल जाए वचन।
यस, जय श्री कृष्णा। मैं दासबोध का एक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये मराठी में है, प्राकृत में है, तो आगे लेके जाते हैं उसको। बाउंड्रीज़ को चैलेंज करना है और हायर लेवल कंट्रीब्यूटर बनना है तो कैसे बनना है, उसका एक बहुत बढ़िया मैंने कल ही पढ़ा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, पात्रता ऐसे बढ़ती है। पिछले महीने से मैंने दासबोध की स्टडी शुरू की है और इसको 3-4 बार ठीक से अच्छे से स्टडी करूँगा एंड इफ थिंग्स गो वेल अप्रैल महीना से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। क्योंकि अमेजिंग लर्निंग्स है इसमें से। एक बार मैंने पढ़ा, मुझे कुछ समझ में आई बातें, मेरे लाइफ पे इम्पैक्ट हो गया। वन लर्निंग इज इनफ फॉर मी टू इम्प्लीमेंट इन माय लाइफ। बट अगर मुझे आप तक इसको लाना है तो मुझे 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 600 पन्नों का है तो एक बार अगर मैं 3 घंटा बैठ जाऊँ तो हो जाता है पढ़ना। बट मैं उसे ग्रास्प करके आप तक लेके आना चाहूँगा। ओके, तो यहाँ लिखा है शिष्यास्त गुरुत्व प्राप्त होए। शिष्यास गुरुत्व प्राप्त होए, सुवर्णे सुवर्ण करिता नये। सुवर्णे सुवर्ण करिता नये, म्हणून उपमा न साहे सद्गुरु सी परिसाची। आपको परिस पता है? परिस एक ऐसा द्रव जो धातु जो लोहे को सोना कर देता है। ओके, तो किसी ने कहा कि गुरु तो परिस जैसे होते हैं। गुरु परिस जैसे होते हैं। परिस एक पत्थर होता है जो लोहे को सोना कर देता है। तो किसी ने स्वामी समर्थ रामदास स्वामी जी को कहा कि गुरु परिस जैसा होता है, लोहे का सोना बना देता है, शिष्य को सोना बना देता है। तो स्वामी जी ने कहा गलती ना करियो, गलती ना करियो। जब लोहे का सोना बन जाता है तो उसमें वो पात्रता नहीं आती कि दूसरे लोहे को सोना कर दे। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, लोहे का जब सोना बनता है तो उसमें वो पात्रता नहीं आती कि वो दूसरे लोहे को सोना कर दे। बट जब सच्चा गुरु किसी शिष्य को मिल जाता है, यस पारस मणि, यस धन्यवाद जय दिनेश भाई, धन्यवाद। बट जब सच्चे शिष्य को सच्चे गुरु का आभास हो जाता है, साथ मिल जाता है, तो उस शिष्य को वो गुरु इस पात्र बना सकता है कि वो किसी और शिष्य को गुरु बना दे। यानी शिष्य गुरु वह पारसमणि है जो सोने को लोहे को सोना नहीं बनाता, लोहे को पारसमणि बना सकता है, जो किसी भी लोहे को सोना बना दे। तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा एंड इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप दे सकते हो तो अच्छे शिष्यों की खोज में निकलो और अगर आप पाना चाहते हो तो अच्छे गुरु की खोज में निकलो। क्योंकि कंट्रीब्यूशन अगर करना है जीवन में, इम्पैक्ट अगर करना है, कंट्रीब्यूशन अगर करना है जीवन में, अगर इम्पैक्ट करना है, लाइफ बदलनी है, तो पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। और आप पारसमणि तभी बन सकते हो, या फिर आप स्वयं पारसमणि, बात कर रहा हूँ, सोना नहीं बनाना है, सोना नहीं बनाना है। नहीं तो पता चला कि क्या है, एमए साइकोलॉजी सीख लिया और साइकोलॉजी के टीचर बन गए, वही बुक वाला पढ़ा के दिखा देखे, इधर का उधर, इधर कैरी फॉरवर्ड, सामान को आगे भेज रहे हैं। पारसमणि बनिए दोस्तों। और अगर आपको मान लो यहाँ पे दिनेश भाई जी है, काफी सीनियर है, जीवन का बहुत अनुभव है उनको, 69 की एज चल रही है उनकी, उनके पास वो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के। अगर आप सीनियर हो तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करिए, उनको कंट्रीब्यूट करिए। और अगर आप बच्चे हो तो अच्छे गुरु की खोज में निकले, तभी पारसमणि बनोगे दोस्तों। क्योंकि देखो, भगवान की बड़ी कृपा रही है, भगवत गीता यानी मुझे याद नहीं कितने बार पढ़ी मैंने, आई थिंक 48 के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया। बट तब तक मैं नोट करता था, पता नहीं एक मजा आता था, एक बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, ऐसे। अब दासबोध को हाथ लगा देगा एंड आई एम श्योर ये श्लोक से भी आपने काफी कुछ सीखा होगा, है ना? तो आने वाले समय में दासबोध प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, गुरु जी की कृपा रही तो। जय श्री कृष्ण। तो पात्रता बढ़ाए और बड़ी पात्रता के साथ कंट्रीब्यूट करें और हर महीने अपने कंट्रीब्यूशन के लिमिट्स को चैलेंज करें। अब अगर मैं ये दासबोध आपके सामने ले रहा हूँ तो मैं मेरे कंट्रीब्यूशन के लिमिट्स को चैलेंज कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंदा जी की जो वाणी लेके आया हूँ, तो मैंने क्या किया, है ना? चैलेंज करें, और क्या दे सकते हैं, और अलग से क्या दे सकते हैं।
मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो दासबोध है, इसमें उपनिषदों का काफ़ी सारा, वेदों और उपनिषदों का काफ़ी सारा सार है। तो दासबोध में भगवद गीता तो पूरी आ ही जाएगी, बट उसके बियॉन्ड भी उपनिषद आ जाएगी। तो डेफ़िनेटली कुछ और बातें अच्छी मिलेगी। भगवद गीता क्या है पता है? एग्ज़ाम से पहले वाला, ध्यान से सुन लेना। वो ईज़ी गाइड होता है ना, 21 अपेक्षित, है ना? मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस, तो भगवद गीता में आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बट अगर उस सवाल के और जवाब के गहराई में जाना है तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और धीरे-धीरे आई एम श्योर दोस्तों, भगवान की कृपा रही तो हम चारों वेदों तक भी पहुँच जाएँगे, और वो भी सिंपल भाषा में, हँसते-खेलते। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल सी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। है ना? कितने लोग करना चाहेंगे वैसे ऐसे? यस, थैंक यू, रियली एप्रिशिएट। तो आज्ञा दीजिएगा, 6:15 बज गए मज़ाक-मज़ाक में, है ना? तो जय श्री कृष्णा कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू क्षितिजा बेटा। थैंक यू।